सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार टॉपिक्स के ऊपर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका विद्युत द्विध्रुव। सो आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम गवाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से टॉपिक को हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि देखो, विद्युत द्विध्रुव अगर हमें पता होगा तो हम पता कर सकते हैं कि इसकी अक्ष पर और निरक्ष पर हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो कैसे निकलेगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र और कुछ नहीं होता है, वो बस दो आवेशों का एक समूह होता है, निकाय होता है। जैसे कि मान के चलो मैं बोलूँ कि अगर एक -q और एक +q दो आवेश हैं जो कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से। अब ये जो दूरी होती है ना, बहुत ही छोटी होती है। कैसी होती है? अल्प होती है। अल्प बोल सकते हो इसको, बहुत ही छोटी दूरी होती है। इसका मतलब होता है बहुत ही लेस होती है, छोटी। इसको हम 2L मान लेते हैं। तो इस पूरे निकाय को, जो ये पूरा बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा जल्दी से यहाँ लिख देता हूं मैं। बस ये है इस विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, जो बोलती है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, ऐसे बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब जैसे अगर +q आवेश ये है और एक -q आवेश, ध्यान रखना यहाँ पर इसका जो परिमाण है, यानी जो वैल्यू है, q यहाँ पर है, q भी यहाँ पर है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हमने रख दिया। माना कि ये जो दूरी है वो क्या है? 2L। हम इसे 2L लेकर चलते हैं, तो इसी चीज को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो गाइस, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमसे क्या कहता है कि अगर इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, जिसमें क्या था, एक तरफ +q था, एक तरफ -q था, और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, जो कि बहुत छोटी होती है, उस पर रखे हुए थे। ठीक है, तो हमने बोला कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, यानी किसी एक आवेश, क्योंकि इनका जो परिमाण है वो तो बराबर है, दोनों एक बराबर है, में से किसी एक आवेश को तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि जो 2L है, उसका अगर हम गुणनफल कर दें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें मिल जाता है, और इसे हम P से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या मिलेगा, P = एक किसी कोई आवेश ले लेंगे, यानी Q × इनके बीच की दूरी है, यानी कि 2L। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक चीज और, डायग्राम आप ये वाला दिखा सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके सदिश रूप की, क्योंकि ये जो राशि है ना, एक सदिश राशि है। आप लिख सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे काम आने वाला है, जो हम डेरिवेशन करेंगे। तो सदिश राशि है, तो इसका जो सदिश रूप होगा, सदिश रूप होगा, वो कैसा होने वाला है? बस मैंने क्या सिखाया था, सॉरी फॉर दैट, हमने क्या बताया था आपको, अगर हम कोई भी सदिश राशि निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो भी सदिश राशि, उसके ऊपर वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं, और उसका सदिश रूप में जो फॉर्मूला होता है वो हमें मिल जाता है। जैसे कि P है, ये क्या है? सदिश राशि मैंने बताया, तो इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा बराबर। Q कोई सदिश राशि होती है? नहीं होती है। ठीक है, क्या L कोई सदिश राशि होती है? जी बिल्कुल होती है। यहाँ पर L दूरी नहीं है, विस्थापन है। ध्यान से देखो, ये +q, ये -q, बीच की जो दूरी है वो 2 है। अब मैं इसको दूरी बोल रहा हूं और यहां पर इस पर वेक्टर लगा रहा हूं। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सॉरी फॉर दैट। देखो यार, दूरी और विस्थापन में ना लोगों को डाउट रहता है। मैं छोटी सी देर में तुमको क्लियर कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके इस पथ पर चलता है और इन दो बिंदुओं A और B के बीच में गति कर रहा है, A से B पर जा रहा है, तो वो जो इस तरीके से जाएगा, चलेगा, वो होगी उसकी दूरी। लेकिन इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो होता है विस्थापन। यानी कि विस्थापन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि विस्थापन बराबर होता है लंबवत दूरी। बात समझ में आ गई? विस्थापन बराबर लंबवत दूरी होता है। यानी अब अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि +q और -q के बीच की जो दूरी है वो 2L है, मतलब कि उसका लंबवत दूरी 2L है। ठीक है, तो और लंबवत दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? विस्थापन बोल सकते हैं। और इसीलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया है? वेक्टर फॉर्म, यानी कि जो सदिश है वो लगाया है, क्योंकि ये वेक्टर राशि होती है। समझ गए बात को? तो देखो, ये हो गया इसका सदिश रूप, ये इसका सदिश रूप हो गया, ये वाला। ये बात समझ में आई? ये एक सदिश राशि होती है, ये भी हमें समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, कि इसकी दिशा कैसे होती है। तो देखो, दिशा यहां लिख देता हूं मैं, यहां थोड़ा जगह यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो इसकी दिशा की बात करते हैं।
तो इसकी जो दिशा होती है ना वो विद्युत क्षेत्र की उल्टी होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, जो आवेश होता था हमारा, जो विद्युत क्षेत्र होता था वो धनात्मक आवेश से तो दूर जाता था, ऋणात्मक आवेश से समीप जाता था। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि धनावेश की ओर जाता है, ऋणात्मक से दूर जाता है। मतलब कि ऐसे लिख सकते हो तुम, यहां माइनस वैल्यू, और यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू। इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से रिमेंबर रहेगा कि माइनस आवेश से धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश तक ये रहता है, ठीक है, ऋणात्मक आवेश से। बात समझ में आई कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, मतलब ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ हमारा जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा रहती है, और ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। एक चीज और, अब बात करेंगे इसके मात्रक की, ठीक है। मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका आप समझो इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, इनकी वजह से क्या इसका मात्रक निकलेगा। देखो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम के साथ में यहाँ पर जो लंबाई है वो किसके गुणा के रूप में, तो इंटू लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका सदिश रूप निकाल लिया, मात्रक निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया। अब क्या रह गया, हाँ इसकी एक चीज और रह गई, थोड़ा समझेंगे इसको, वहीं अब नीचे कोने में नोट डाउन कर लेना इस चीज को, कि अगर ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये आपका माइनस क्यू आवेश है, इस तरीके से, ठीक है, और ये एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, सही है। इसका जो मध्य बिंदु है वो है O। तो देखो अगर मैं एक इसके बिल्कुल लंबवत लाइन इस तरीके से खींच दूं, ठीक है, और इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं या इसको इधर कर दूं, एक्सटेंड मतलब कि आगे की तरफ विस्तार कर दूं इसका, तो ये जो रेखा होती है ये कहलाती है विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन इधर आई है और इधर जा रही है उसे क्या कहते हैं, इसका अक्ष। अक्ष का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर कोई वस्तु ऐसे ये आपका मार्कर है तो इसकी अक्ष क्या होगी, इसकी लंबाई की जो अक्ष है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो इस लंबाई में जो अक्ष आ रही है वो इसकी अक्ष कहलाएगी, और ऐसे करके जो होगी वो इसकी निरक्ष कहलाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी सी बात थी। ओके, तो ये था हमारा विद्युत ध्रुव का आघूर्ण। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक के, इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो इस अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक है विद्युत द्विध्रुव और दूसरा है विद्युत क्षेत्र। दोनों चीजों के बारे में हम समझ चुके हैं इससे पहले ही कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो देखो, अगर हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान के चलिए एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर मान के चलिए प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है हमने माना वो क्या है, 2l है। इनके बीच में बिल्कुल यानी 2l लंबाई के बीच में इनका एक मध्य बिंदु होगा जिसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है। तो अगर हम इसी द्विध्रुव से इसकी अक्ष पर, इसे क्या बोलेंगे, इसकी अक्ष, यानी इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं या पीछे की तरफ बढ़ा दूं, वो क्या कहलाएगी, इसकी अक्ष कहलाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो अक्ष है इसकी, उस अक्ष पर अगर मैं इस बिंदु से कुछ दूरी पर, मान के चलो मैं r दूरी ले लेता हूं, इस दूरी पर मैंने यहां पर एक बिंदु स्थापित कर दिया जिसका नाम मैंने दिया P। इस बिंदु पर मुझे इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, या मैं मिलाकर पूरी बात बोलूं तो इस द्विध्रुव के कारण मुझे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। अब वो कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। तो देखो जरा समझो, अब हम इसके बारे में जो भी हिंदी की डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में लिखोगे वो जल्दी से लिख देता हूं, जो कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि AB है, अगर मैं इसका नाम दे दूं AB इस तरीके से, तो ये AB है जिसकी लंबाई 2l है। हमने पहले बोला यहाँ पे कि 2l इसकी लंबाई है, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर
ओ से r दूरी पर उसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। तब इस बिंदु P पर हमको क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। यानी कि इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ पर नहीं लिख पाया मैं, O से R दूरी पर उसके अक्ष पर ही एक बिंदु P स्थित है। तो अब हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रोसीजर क्या होने वाला है, तरीका क्या होगा ज्ञात करने का, उसकी बात करेंगे। तो देखो हमको पता है कि अगर हम इस पूरे विद्युत ध्रुव के द्वारा अगर इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग इन दोनों आवेशों के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करना होगा, और आपस में जोड़ घटाए करके हम उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है। सीधी सी बात है। लेकिन अब हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बताए। वो हम पहले सीख चुके हैं। तो देखो उस आवेश को उस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी दूरी की। यानी हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो हम उसमें रखते थे कि इस बिंदु से अगर इस बिंदु पर इस आवेश के द्वारा हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हमें उसके बीच की दूरी चाहिए होती थी। तो हमारे पास जो दूरी r है वो इस बिंदु से इस बिंदु की है। यहां से यहां तक या यहां से यहां तक की दूरी तो है नहीं, आप देख के बताओ, है डायग्राम में देखो, नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो देखने वाले हैं। तो देखो अगर विद्युत ध्रुव ए बी की पूरी जो लंबाई है वो 2l है, मतलब यहां से लेके यहां तक 2l, और इसका मध्य बिंदु O है, तो ये लंबाई l और ये लंबाई l नहीं हो जाएगी। मतलब A बिंदु से O बिंदु तक l लंबाई और O से B तक l नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इस ध्रुव को अगर मैं मध्य बिंदु में O पर डिवाइड कर रहा हूँ, बीच में से दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी जो लंबाई है वो भी तो दो भागों में बढ़ जाएगी। यानी अगर ये 2l है तो ये l और ये l हो जाएगा। बात समझ में आ गई हमारे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर बिंदु A से मैं बिंदु P की दूरी निकालूं तो कितनी होगी, इस बिंदु से यहां तक कितनी है r, और इस बिंदु से O से A तक कितनी है l, तो टोटल कितनी हो जाएगी r प्लस l। बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है। अब अगर मैं निकालूं बिंदु B से P तक की, तो देखो क्या होगा, इस बिंदु B से निकालता हूं बिंदु P तक, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी है r है, और इस दूरी में से अगर मैं इस दूरी को घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। अगर मैं इस यहां से लेके यहां तक की दूरी में से यहां से लेकर यहां तक की दूरी घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपके पास में ये पाथ है, आपको क्या करना, तीन बिंदु दे रखे हैं P, यहाँ पर B और यहाँ पर O। तो आपको ये दूरी पता है कि भाई ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और आपको ये पता है कि ये वाली कितनी है, 5 मीटर है। तो आप इस दूरी का अनुमान कैसे लगाओगे, इसमें से, यानी ये वाली जो दूरी है इसमें से इस दूरी को घटा दोगे तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी 5 मीटर। सही है या नहीं सही? ठीक है। वही काम हमने कहाँ किया था, यहाँ पे किया था कि हमको यहाँ तक की दूरी पता थी 10 मीटर है, और हमें बिंदु A तक की दूरी नहीं पता थी। तो हमने क्या देखा, हमको पता है कि यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है अगर मान के चले हम, और ये वाली 10 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो मिल जाएगी, और इसमें से इसे घटा देंगे तो ये मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से B से लेके P तक की, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो R में से इसकी लंबाई कितनी है, L, O से लेके B तक की लंबाई कितनी है, L लिखा हुआ है, A से लेके O तक की लंबाई कितनी है वो भी लिखा हुआ है। तो R माइनस L ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है। तब हम देखेंगे कि चित्र के अनुसार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलने वाली है वो देखेंगे। तो देखो कितनी निकलेगी, अगर मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट करता हूं, वेक्टर E1 क्योंकि सदिश राशि है, तो देखो फॉर्मूला होता था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो आवेश जो कि किसी दूरी पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वही होता था। तो कौन सा आवेश लेंगे हम, प्लस क्यू वाला। ओके, तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश। अब हम क्या लेंगे, अपॉन में वो दूरी लेते थे जिसकी बिंदु और आवेश के बीच की जो दूरी होती थी उसी दूरी को हम लेते थे। तो प्लस क्यू से जो P है उसकी दूरी क्या है, देखो R माइनस L है, बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R माइनस L, और उसका क्या होता था, स्क्वायर होता था। यही फॉर्मूला था। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्शन की, यानी दिशा की। तो इसकी दिशा क्या होने वाली है, तो देखो
डायरेक्शन में काफी बार क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हमको डायरेक्शन बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि नहीं तो पूरी डेरिवेशन के अंदर आप कंफ्यूज जाओगे कि ये जो घटाव या जोड़ हो रहा है कैसे हो रहा है। तो देखो, दिशा निकालनी हमें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इधर आएगा, यानी इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। कंफ्यूजन वाली बात है। तो देखो, हमने जाना था अगर प्लस क्यू आवेश ऐसे रखा हुआ है तो इससे जो बिंदु आवेश है, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती थी, कैसे निकलती थी, बाहर की तरफ, इससे दूर जाती थी, ऐसी निकलती थी। याद होगा आपको, पिछले लेक्चर की बात है। प्लस क्यू आवेश के द्वारा कैसे निकलती थी, दूर दूर जाती थी, यानी इस आवेश के द्वारा जो प्रभाव होगा वो इस बिंदु पर भी देखने को मिलेगा। तो वो प्रभाव जो हमें यहां देखने को मिल रहा है, उसके द्वारा जिसकी जो दिशा आएगी, उस दिशा से वो क्या करेगी, प्लस क्यू आवेश से दूर जाने का प्रयास करेगी, यानी कि इससे दूर जाने का प्रयास करेगी। तो दो ही तरफ दिशा हो सकती है, या तो इस तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है। तो अब ये नहीं कह सकते आप ये तो इधर भी हो जा सकता है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो हमें इस अक्ष पर ही निकालना है, इस लाइन पर ही निकालना है। यानी या तो आप इधर की वैल्यू को मान सकते हो या इधर की वैल्यू को मान सकते हो डायरेक्शन के लिए। तो इधर की वैल्यू को हम नहीं मान सकते, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो प्रभाव हमको बिंदु पी पर दिखेगा विद्युत क्षेत्र का, वो इस तरफ दिखेगा। बात समझ में आ गई। यानी जो वेक्टर E1 की दिशा होगी, क्या होगी, बी से पी की तरफ। तो हम यहां पर लिख देंगे दिशा में, दिशा बहुत जरूरी है, दिशा क्या लिख देंगे हम, बीपी की ओर। ठीक है, बिना दिशा डायरेक्शन को एक्सप्लेन किए आप आगे की जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, जल्दी से इसको नोट कर लिया आप लोग। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। सो गाइस, एक छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो देखो, प्लस क्यू के बारे में हमने निकाल लिया था कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आया था वो वेक्टर E1 था, इस डायरेक्शन में आया था, डायरेक्शन में हमने समझ ली थी। अब माइनस क्यू के कारण देखेंगे हम कि कितना आएगा और कैसे आएगा। तो देखो, माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, अगर हम उसको वेक्टर E2 के नाम से डिनोट करें, मान लेते हैं, तो वही फॉर्मूला होगा 1/4πε0 और Q अपॉन में यहाँ पर क्या आएगी, दूरी। कौन सी दूरी, माइनस क्यू से जो P पॉइंट है वहां तक की दूरी कितनी है, R+L, यानी क्या होगा, R+L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी दिशा देख लेते हैं, दिशा क्या होने वाली है। तो देखो, जैसा हमने प्लस क्यू में कॉन्सेप्ट लगाया था, संकल्पना लगाई थी, वही संकल्पना वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, देखो, माइनस क्यू जो आवेश होता था, बिंदु आवेश, उससे जो विद्युत बल रेखाएं होती थी वो कैसे आती थी, अंदर की तरफ आती थी, यानी माइनस क्यू आवेश की तरफ आने की क्या करती थी, वो कोशिश करती थी। ठीक है, अब यानी कि माइनस क्यू आवेश की वजह से अगर यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसका प्रभाव भी माइनस क्यू आवेश की तरफ ही आएगा, यानी उसकी जो दिशा होगी वो भी माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी। यानी वेक्टर E2 की जो दिशा आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ऐसा मत समझना कि वेक्टर E2 की दिशा इधर है, यानी कि ये प्लस क्यू की वजह से आ रही है, नहीं। ये दोनों E1 और E2 है वो अलग अलग आवेश की वजह से आ रहा है। E1 जो है प्लस क्यू आवेश की वजह से आ रहा है, E2 जो है वो माइनस क्यू आवेश की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो BA। वो BA करने वाला BA नहीं, दिशा BA की ओर। ठीक है, इस तरीके से आपने नोट्स में लिख सकते हो। तो अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट देखा था, अभी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो टोटल अब हमको अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो हम क्या लिखेंगे कि तब परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर या P पर, ठीक है, कितना है बात करते हैं उसके ऊपर। तो अगर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र P पर आएगा उसको मैं E से रिप्रेजेंट करूं, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो कि एक E1 इस दिशा में है और E2 जो है वो इस दिशा में है। जैसे वो बात होगी, ये तो वही कि किस तरीके से, जैसे अगर आपने एक वस्तु ले रखी है, उस पर इस दिशा में आप क्या कर रहे हो, 20 न्यूटन का बल लगा रहे हो, और इस दिशा में आपका दोस्त जो है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा है।
तो अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल इस निकाय की, मतलब इस पूरे निकाय की जो गति होगी वो किस दिशा में होगी, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर जी इस दिशा में गति होने वाली है, क्योंकि कहने की बात ही नहीं है। 20 न्यूटन का बल ये लगा रहा है और 10 न्यूटन का बल ये लगा रहा है, यानी कि इसके द्वारा जो लगाया गया बल है वो ज्यादा है, इसके द्वारा लगाया गया बल वो कम है। ठीक है, यानी ये इधर गति करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि E1 का मान ज्यादा है या E2 का मान ज्यादा है। जिसका मान ज्यादा होगा उसमें से कम मान वाले विद्युत क्षेत्र को मैं घटा दूंगा तो मुझे मान अपना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि मान किसका छोटा है। तो देखो E2 का फॉर्मूला आप देख रहे हो R+L² है, और E1 का जो फॉर्मूला था मैं लिख देता हूं 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर, ये था। इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, 1/4πε0 यहाँ और यहाँ जो है वो कांस्टेंट है, यानी उसका जो मान है वो नियत है, वो तो परिवर्तित होगा नहीं। परिवर्तित क्या होगा, QR - L का स्क्वायर, ये हो सकता है। उसमें से भी Q को हमने पहले ही डेरिवेशन में कांस्टेंट मान लिया है कि Q आवेश हमारा यहाँ पर उपस्थित है, तो वो भी नहीं होगा। अब बचा R - L और यहाँ पर बचा R+L। तो इनमें से देखो, अगर मेरा Q मान के चलो कि Q का जो मान है यहाँ पर वहां पर वो 10 है, ठीक है, और R+L जो है मान के चलते हैं R का मान कितना है, R का मान हम मान लेते हैं कि चलो 4 मान लेते हैं, और L का मान है हमारा 2। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में मान रखता हूँ 10 + 2, और फिर इस इक्वेशन में बात करता हूँ 10, और R कितना था हमारा 4 माना हमने एग्जाम्पल समझने के लिए, और L माना था हमने 2। तो देखो 10/4 और 2 कितने होंगे, 6। यहाँ क्या होगा, 4 में से हो जाएंगे 2, तो 6 का भाग जब मैं 10 में, 6 का भाग 10 में दोगे तो क्या मान आपको देखने को मिलेगा, 6 कम 6 पॉइंट बचे 4, तो 36, 4 मतलब 1.66 करीब आएगा, और इसका मान आएगा 5। तो ये मान ज्यादा है या ये मान ज्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला मान ज्यादा है, ये वाला मान क्या है, कम है। बात समझ में आई, ये 1 है। ठीक है, थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिखता हूं। यानी कि इधर जो मान हमें मिला है वो कितना मिला है, कम मिला है, और इधर जो मान मिला है हमें वो ज्यादा मिला है। बात समझ में आई। लेकिन भाई हर में, यानी इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं किसी बिंदु में। तो यहाँ पर जो मान है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो मान है वो कम है। तो हमें ये पता चला कि अगर हर में जो मान है वो कम होगा तो फाइनली जो हमारे पास पूरी की पूरी भिन्न का जो मान आने वाला है वो ज्यादा आएगा, और अगर भिन्न में हर का मान छोटा है तो फाइनली हमें जो भिन्न का आंसर मिलने वाला है, सॉरी जो भिन्न में जो हर का मान है वो बड़ा है, तो फाइनली जो हमें भिन्न मिलने वाली है उसका मान कम होगा। यानी हर में मान अगर छोटा है तो मान मिलेगा बड़ा, और अगर हर में मान बड़ा है तो आंसर आएगा आपका छोटा। वही चीज यहाँ है, अगर मैं R में कोई चीज जोड़ दूं तो यहाँ पर मान ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से E2 का मान क्या आएगा, कम आएगा। और अगर मैं वहीं E1 की बात करूं, E1 में R - L है, यानी कि नीचे जो वैल्यू है वो कम है उसकी तुलना में, तो ओवरऑल जो ये पूरी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। यानी ज्यादा चीज क्या है ये, कम चीज क्या है ये। तो E1 में से मैं E2 को घटा दूंगा। आप समझ में आई। अच्छा, 1/4πε0 को हम नहीं मानते कि इसकी वजह से मान हमारा कम ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये खुद एक नियतांक है यार, समझ के देखो। 4 कांस्टेंट, इसका मान क्या परिवर्तित करोगे तुम, पाई का मान कांस्टेंट है, 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, कांस्टेंट ही रहने वाला है। एप्सिलॉन का मान कांस्टेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, लिखाया था मैंने 8.85, और -12 जो इसका मान होता है वो कांस्टेंट हो जाए। यानी कि इन सारी चीजों का मान कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वजह से मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो किसकी वजह से परिवर्तन होगा, इनकी वजह से। तो E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है। तो आइए अब जल्दी से हम P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसे निकाल लेते हैं। आई होप चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट को पूरी करी मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो E1 - E2 आएगा, क्योंकि E1 का मान ज्यादा है। ठीक है, अच्छा E1 का मान, अब E1 का मान रखेंगे तो E1 का मान क्या था, 1/4πε0 Q/R - L का स्क्वायर। ठीक है, ये था। और इसमें से जब आप घटा दोगे 1/4πε0 और Q/, क्या आएगा, R+L का स्क्वायर। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना होगा। तो एक काम करता हूँ, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, जल्दी से इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो
Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में से उपस्थित है तो कॉमन ले लेंगे इसको हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इन दोनों में जब यहाँ पे भिन्न सॉल्व करोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ क्या बनेगा r माइनस एल और r प्लस एल, स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो r माइनस एल इंटू r प्लस एल, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको खोल देंगे। तो r प्लस एल प्लस r माइनस एल, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि r प्लस एल एक ब्रैकेट में माइनस r माइनस एल। दिख रहा है कैमरे में, ठीक है दिख रहा है। तो देखो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर पूरा बाहर था, यहाँ देखो r माइनस एल और r प्लस एल, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का क्या चल रहा है बाहर से स्क्वायर भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम, देखो इनको सॉल्व करते हैं अपन। अगर प्लस का, चलो मैं लिख देता हूँ, एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी, r माइनस एल, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो r प्लस एल, अब देखो माइनस को लेकर अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का r है, माइनस का हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी l जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस के l से माइनस का कैंसिल आउट और प्लस के r से माइनस का कैंसिल आउट, बात समझ में आई। अब इधर का मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ तक कर लिया हमने। अभी देखो क्या चल रहा है बाहर हमारा, यहाँ पे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे r प्लस r क्या होगा 2r इंटू एल और l क्या होगा 2l अपॉन में, यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका बाहर चल रहा है ब्रैकेट और इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं अपन, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो Q इंटू 2l, तो इसको हम लिख लेते हैं Q इंटू 2l इस तरीके से, इंटू कर लेते हैं 2r जो ये लिखा हुआ है अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरे का क्या कर लेते हैं पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कहानी और है, हमको पता है, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो, परंतु Q इंटू 2l बराबर P होता है, जो भी हमने देखा था, जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है वहां पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये होता है। इसलिए ये चिन्ह होता है इसलिए का, इसलिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू 2l को मैं क्या लिख सकता हूँ P, और यहाँ हो जाएगा इंटू 2r। अब अपॉन में देखो, अब यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कहानी सुनो, हमने जब बात करी थी एक विद्युत द्विध्रुव की, तो वहां पे बोला था कि जैसे यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ पर 2l लेते थे, तो जो 2l होता था वो एक अल्प दूरी होती थी। क्या होती थी? अल्प दूरी। अभी इसे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं लिखना, वहां पे बताऊंगा कैसे लिखना होगा। तो देखो 2l एक अल्प दूरी होती थी, अल्प मतलब बहुत छोटी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल मान के चलो 10 मीटर है, 10 मीटर, तो 10 मीटर में 10 मीटर भी रहने दो, तुम 100 मीटर मान लो इसको, 100 मीटर। अब 100 मीटर में अगर मैं बात करूं, ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अब अंदाजा लगाओ, एक तो दूरी ये है 10 मीटर है, 100 मीटर है, 100 मीटर में 10 सेंटीमीटर, या ऐसे ले लो तुम कि हाँ 10 सेंटीमीटर सफिशिएंट रहेगा, 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो जो 100 मीटर की तुलना में तुम बात कर रहे हो 10 सेंटीमीटर की, वो कितना छोटा डिजिट है। यही दूरी है हमारी अल्प दूरी। ये जो अल्प दूरी है वो यही है कि जो 2l है वो अल्प दूरी, मतलब बहुत ही छोटी दूरी है। इसका मतलब अगर मैं देखो, तुम सोचो 2l जब अल्प दूरी है तो l तो क्या होगी, और छोटी होगी, और
छोटी होगी। भाई जब 2L ही इतनी छोटी है तो अगर मैं उसका आधा भी कर दिया, सोचो कितनी छोटी, मतलब 10 सेंटीमीटर का आधा कर दिया तो 5 सेंटीमीटर बन गए भैया। 10 सेंटीमीटर इतना छोटा है तो 5 सेंटीमीटर कितना छोटा और छोटा हो जाएगा। अब इस L को छोटा करने का मतलब क्या था, तो देखो यहाँ पर हमारा L है, इस L को हम नेग्लेक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका मान कैसा है, बहुत ही छोटा है। आप इसके मान को आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसकी वजह से आपकी डेरिवेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि परंतु आपकी जो परिभाषा है, आपने जो द्विध्रुव के बारे में समझा था उसके अनुसार जो आपका 2L होता है वो तो छोटा होता है। चलो लिख देते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परंतु परिभाषा, कौन सी परिभाषा, जो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा थी, आप यहाँ पे लिख लेना, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार 2L एक क्या होती है, अल्प दूरी होती है। तो जब 2L ही अल्प दूरी है तो अगर L कितनी छोटी होगी, और जब आप उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो कितना छोटा आएगा, मतलब स्क्वायर करने से क्या मतलब, जैसे 0.1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझको, 0.01 मिल जाएगा। समझ में, ये मुझे मान के मिल जाएगा 0.01 मिल जाएगा। तो मुझे जरा ये बताओ 0.1 जो है वो बड़ा है या 0.01 बड़ा है? ऑब्वियसली सी बात है, ये जो मान है वो बड़ा है, तो इन्हें स्क्वायर करने पर मान क्या हो गया, घट गया। यानी कि अगर 2L इतना छोटा है तो उसकी वजह से L कितना छोटा होगा, यानी भाई 2L छोटा है तो उससे छोटा L होगा, और उससे भी छोटा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि उसके मान को आप क्या कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो। तो यहाँ से जो L स्क्वायर है उसको हम 0 मान लेंगे, तब इसको समीकरण नंबर दे देंगे, यानी कुछ भी समीकरण नंबर दे दो तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तब लिख देना, तब समीकरण 1 से क्या होगा, जो आपका विद्युत क्षेत्र आ रहा है E वो होगा 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन में R² माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर 1/4πε0, बाकी सब एज इट इज रहेगा, इंटू 2R 0 है, स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो R की पावर 4, भाई R² में से 0 गया तो R², और R² के ऊपर स्क्वायर लगा तो R की पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक R है, यहाँ पर R की पावर 4 है, तो एक R से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास में आएगा वो आएगा 1/4πε0 P इंटू 2P ले लेते हैं, 2P अपॉन में R3। ये इसका फॉर्मूला होगा कि अगर आप किसी भी विद्युत ध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं किसी बिंदु पर, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये जो है, ये जो अभी निकाला था हमने यहाँ पे, ये बिना सदिश राशि के था, यानी यहाँ पर ये जो मान आया है हमारा वो बिना सदिश राशि के है। जब आप सदिश राशि की बात करोगे, सदिश रूप की बात करोगे इसकी की, तो 1/4πε0 और 2P, हमने बताया था कि विद्युत ध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मतलब कि सदिश रूप लिखने के लिए उसका ये क्या है, इसका सदिश रूप है, सदिश रूप है। बस हमको क्या करना होगा, सदिश चीजों के ऊपर इसका क्या लगा देना होगा हमको, जो वेक्टर का निशान होता है, सदिश का निशान होता है, वो हमको इसके ऊपर लगा देना होगा। बात समझ में आ गई बात? तो इतनी सी बात थी, ये आपका डेरिवेशन इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बात समझे, यहां पर जो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दिशा वो भी वही दिशा होगी जो विद्युत क्षेत्र की होती है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ, यानी ऋणात्मक आवेशित धनावेशित आवेश की तरफ ही इसकी दिशा होगी।